केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे आज संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। अब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कौन कौन सी होती है, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ होता है पहले तो नाम, और जो शब्द के भेद हमने प्रयोग के आधार पर पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था हमने संज्ञा जिसमें परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्दों में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के थे। क्या थे ये? विकारी शब्द थे। क्या थे ये? विकारी शब्द थे। विकारी का अर्थ मैंने बताया था आपको। विकारी शब्द का अर्थ होता है विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है किसके अनुसार? क्रिया, काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर जिसमें रूप परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो हमने विकारी शब्द, संज्ञा शब्द है, ये भी एक विकारी शब्द है। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ पहले तो होता है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम दिमाग में बिठा लीजिए। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, संख्या नहीं, संज्ञा। क्या आ रहा है? संख्या का अर्थ तो अंक हो गया, फिर संख्या का अर्थ तो अंक हो गया, लेकिन यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम होता है, और ये एक विकारी शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न होता है। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का क्या होता है? नाम होता है। जैसे व्यक्ति का नाम आ जाए, प्राणी का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, गुण आ जाए या भाव आ जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं यहाँ। राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो राम ने आगरा में, तो राम जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा। क्या होगी? नाम आ गया, नाम है तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगरा ये किसी स्थान का नाम है तो स्थान हो जाएगा। सुंदर क्या है? सुंदर, जो सुंदर शब्द है तो सुंदर वस्तु का गुण हो गया। क्या हो जाएगा? गुण। ताजमहल एक वस्तु हो गई। इमारत है तो वस्तु में आएगी, क्या है? निर्जीव है। तो ताजमहल वस्तु का नाम है, देखना एक क्रिया हो गई। तो राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, आगरा स्थान का नाम हो गया, सुंदर गुण हो गया और ताजमहल वस्तु हो गई। तो परिभाषा भी यही है हमारी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ रही है, नाम भी आ रहा है, स्थान भी आ रहा है, गुण भी आ रहा है, वस्तु भी आ रही है ना। तो ये क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम ही क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। जो जातिवाचक संज्ञा है 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जातिवाचक में जाति विशेष का और भाववाचक में भाव विशेष का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने उसकी परिभाषा नीचे लिख रखी है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में
व्यक्तियों के नाम भी हो सकते हैं, देशों के नाम भी हो सकते हैं, नदियों के नाम भी हो सकते हैं, पर्वतों के नाम भी हो सकते हैं, दिशाओं के नाम भी हो सकते हैं, नदियों के नाम भी हो सकते हैं, समुद्रों के नाम भी हो सकते हैं, पर्वतों के नाम भी हो सकते हैं, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, तो किसी के भी नाम हो सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर 1 2 3। तो इससे क्या होगा आपके समझ में आ जाएगा। तो व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी है। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ऐसे देशों के नाम भी हो सकते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, ऐसे पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, विंध्याचल, तो ये सारे ऐसे आ जाएंगे। जैसे दिशाओं के नाम उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, तो ये दिशाओं के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, दिशाओं के नाम भी हो सकते हैं। नदियों के नाम आ ही गया इसमें, ग्रह नक्षत्रों के नाम भी हो सकते हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि, तो ऐसे किसी का भी नाम आ सकता है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जिससे संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसे भारत जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताओगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें देश का नाम आ रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति विशेष देश के नाम का बोध करा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे राम, मोहन, सोहन ऐसे पूछ सकता है वो आपसे अलग से। नदियों के नाम पूछ सकता है, गंगा जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, इनमें क्या है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है। व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, इनका नाम आ रहा है, तो फिर क्या बताओगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो भी छात्र और छात्रा इसको देख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी, हम जातिवाचक संज्ञा। देखो, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की जाति, वर्ग या वस्तु का बोध कराते हैं, जाति, वर्ग का या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, अथवा किसी जाति यानी जो सब जाति होती है उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। किसी जाति के संपूर्ण वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के जाति, वर्ग या वस्तु का बोध कराते हैं, अथवा किसी जाति के संपूर्ण वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, आदमी, नदी आदि। जैसे गाय, पुस्तक, आदमी, नदी आदि, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे पेड़, अब जितने भी पेड़ हैं इसमें सारे पेड़ आ गए, जैसे नीम का, बबूल का, बरगद का, बहुत सारे जो भी पेड़ हैं वो सारे पेड़ इसमें आ गए। नीम का, आम का, जामुन का, बहुत सारे पेड़ हैं, तो सारे पेड़ किस में आ गए, सारे किसमें आ गए, पेड़ में। यानी पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पुस्तक, अब जितने भी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकों का बोध इसमें हो गया। तो जितनी भी पुस्तकें हैं इस देश में, संसार में, वो सारी पुस्तकें इसमें आ गई। तो पुस्तक जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। आदमी, जितने भी आदमी हैं यानी आदमी वर्ग, अर्थात जो वर्ग है पूरे आदमी, बालक सारे बालक, पुरुष सारे पुरुष, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो वह आदमी शब्द पूछा जाए आपसे तो वह जातिवाचक संज्ञा। नदियाँ, अब जैसे नदी का नाम है गंगा, यमुना, जमुना, तो वो जो यमुना
सरस्वती, कावेरी, जो भी नदियाँ अपन ने पढ़ी, नीचे पढ़ी थी अपन ने व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो उनमें नाम आ रहा था, तो वो तो नाम जिसमें नाम आए वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें नाम नहीं आकर पूरा शब्द ही आ गया नदी, यानी नदियाँ, पूरी नदियाँ आ गई इसमें, तो ये कौन सी होगी संज्ञा? नदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा शब्द लिखते हैं हम बचपन में चले जाते हैं, तो बच्चा, जितने भी बच्चे हैं संसार में, सारे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे किस में आ गए? बच्चा शब्द क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जितने भी बच्चे हैं इस संसार में सबका बोध करा रहे हैं, तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा ये। तो ये थी जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के जाति, वर्ग या वस्तु का बोध कराते हैं अथवा किसी जाति के संपूर्ण वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, आदमी, नदी, बालक, बच्चा, पेड़, ये सारे क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यही नहीं, बहुत सारे जो भी पूरी जाति वर्ग का बोध कराते हैं। स्त्री, सारी जितनी भी सारी संसार में स्त्रियां हैं वो सारी स्त्रियां हो गई। औरतें स्त्री एक ही बात है, तो जितने भी औरतें हैं इस संसार में सारी औरतें, तो औरत जहाँ शब्द आ गया ये औरत, तो संसार में जितनी भी औरतें हैं वो क्या है? क्या कहलाएगी? वो सारी औरतें इसमें आ गई औरत शब्द में, और ये पूरी जाति वर्ग का यानी औरतों की संपूर्ण जाति वर्ग का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे बालक, अब बालक शब्द है तो जितने भी बालक है संसार में सारे बालकों की जाति बालक शब्द में आ गई, तो जो बालक शब्द होगा वो भी जातिवाचक संज्ञा होगा। आ गई बात समझ में सबके? ऐसे ही भाववाचक संज्ञा देखो, भिन्न संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा भी दो प्रकार की होती है, मैंने नीचे डिवाइड कर दी है चौथे पांचवें नंबर पे। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही दो प्रकार हैं। तो देखो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो भाववाचक संज्ञा। भाव, जो हमारे मन के जो भाव होते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अपन कह रहे थे बच्चा रो रहा है, तो माँ दौड़ कर गई और बच्चे को उठाया, तो वहाँ पर जो बच्चे और माँ के बीच में जो स्नेह था, जो भाव था, वो क्या थी? भाववाचक, यानी माँ की ममता, माँ की ममता। तो जो ममता शब्द है ये ममता शब्द, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि माँ की ममता, माँ जुड़ी हुई है अपने बच्चे से, तो जो माँ की ममता होगी, जो ममता शब्द होगा वो क्या होगा? हमारे अंदर से जो भावना है अपने बच्चे के प्रति, वह इस ममता शब्द में झलक रही है। तो ममता जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा रहेगा। तो भाववाचक संज्ञा जैसे अपन कह देते हैं वह लंबा, तो वह लंबा, तो जो लंबा शब्द है वो भी एक भाववाचक संज्ञा हो गई। कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो बूढ़ा कहते ही अपन तुरंत समझ जाएंगे बूढ़ा यानी कि 60 वर्ष से नीचे या 50 से नीचे वृद्ध में आ जाता है। तो बूढ़ा आदमी जा रहा है तो अपन तुरंत समझ जाएंगे। अपने दादा दादी भी चले जाते हैं, अपन बूढ़ा बच्चे डायरेक्ट हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अपने दादा दादी भी चला जाता है, या कोई बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही मिठास, मिठाई से बनाए मिठास, मीठा से बनाए मिठास, जैसे मिठाई आदि, तो मीठा जैसे गुलाब जामुन, मिठाई वगैरह, इन पर अपना ध्यान चला जाता है। खटास, तो खटाई भी चला जाता है। ऐसे ये सारे क्या कहलाएंगे? भाव। जैसे लंबा, लंबा से लंबाई, मोटा से मोटाई, मोटापा, ये सारे शब्द जो हैं भाववाचक हमारे अंदर भाव जगाते हैं। लंबा भी बोलते ही 5 फीट 6 फीट से ऊपर लंबाई हो गई उसकी। मोटा, तो मोटा अगर हाइट से ज़्यादा मोटा है तो उसको मोटा ही कहेंगे। मोटा यानी हट्टा कट्टा जिसे कहते हैं अपन। तो ये सारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि मनोभावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, ममता, बूढ़ापा, मिठास। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, या तो व्यक्ति हो, वस्तु हो और स्थान के क्या क्या गुण,
दोष, धर्म, अवस्था आदि मनोभावों का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ में आ गए होंगे आपके। आगे देखो समूहवाचक, बहुत सीधी है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। समूह आप जानते हो, झुंड जिसे कहते हैं अपन। जैसे समूह का बोध होता है, जैसे एक दर्जन कहेंगे तो दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो वो भी समूह हो गया। कक्षा ले लो, कक्षा में 40 बच्चे होते हैं, 35 होते हैं, 40 होते हैं, 50 भी होते हैं। तो सभा, सेना, दल, टुकड़ी, संघ, कुंज, कक्षा, भीड़, टोली आदि। तो ये ऐसे शब्द आ जाए। सभा आ गया, सभा चल रही है, ग्राम सभा, पंचायत की सभा या कोई भी सभा ले लो। सेना, जैसे सेना मिलिट्री में जो फौजी होते हैं उनकी सेना या युद्ध की सेना, जो भी सेना है। दल भी एक दल होता है, जिसे बनाते हैं ना अपन, दल सेना है, उसकी टुकड़ियों के अलग अलग दल बना देते हैं, तो उन दलों के नाम रख दिए जाते हैं। वो दल, टुकड़ियाँ, संघ, कुंज, गुच्छा, कक्षा, भीड़, टोली आदि, ये सारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी आदि जो वस्तुएं होती हैं, वह जिनका नाप तोल किया जाता है, वो वाली वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी आदि आती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं में कौन कौन सी? सोना, जैसे लिख लो, जैसे सोना, चांदी, ये पिघल जाती है, इस कारण द्रव्यवाचक। लोहा भी पिघल जाता है। तेल, घी, दूध आदि। ये किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, घी, दूध आदि। ये भी दोनों जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो प्रकार हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलो, ये संज्ञा का चैप्टर आपके आज खत्म हुआ। इसके बाद हम संज्ञा के बाद में जो सर्वनाम आते हैं वह सर्वनाम पढ़ेंगे। उसके बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया, फिर काल, ऐसे अपने चैप्टर चलते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज संज्ञा का चैप्टर खत्म हुआ, तो इससे संबंधित जो होमवर्क मिलेगा उसको आप करके लाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।